हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप लोग के बीच हम एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 का भूगोल लेकर आए हैं, जिसमें पहला अध्याय का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और एक एक छोटी छोटी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं और 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बुक को कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे इस निजी नंबर पर संपर्क करके हमसे वह बुक कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों देर न करते हुए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा कक्षा 6 का बुक है, जो पृथ्वी मतलब हमारा आवास। जो पृथ्वी है हमारा क्या है, एक आवास है। मतलब जो पृथ्वी है हम लोग उस पर क्या करते हैं, आवास करते हैं, निवास करते हैं, मतलब उस पर रहते हैं। तो बोला जा रहा है सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। वास्तव में जब सूर्यास्त हो जाता है तब हम लोग देखते हैं कि आकाश कितना अच्छा लगता है। ठीक है, आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है उसके पश्चात देखेंगे आप लोग कि 1 या 2 चमकते हुए बिंदु दिखेंगे, जिसे हम लोग तारा कहते हैं। लेकिन बाद में इनकी जनसंख्या बढ़ती जाती है। लेकिन धीरे धीरे इनकी जो जनसंख्या है, तारों की जनसंख्या क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है दोस्तों, आप उनकी गणना नहीं कर सकते। जो तारे होते हैं अनगिनत हैं, उन्हें हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जब सूर्यास्त हो जाता है तब आपका जो आकाश होता है, आसमान होता है, वह छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। ठीक है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले होते हैं। तो जिसमें से कुछ चमकते हुए दिखाई देते हैं और कुछ धुंधला टाइप दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। जब आप सूर्यास्त हो जाएगा तो आप लोग आसमान में खुद ही देखते होंगे कि जो छोटे छोटे चमकदार बिंदु होते हैं कितने आकर्षित होते हैं, कितने मनमोहित होते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। वास्तव में ऐसा लगता है कि आकाश में पूरा हीरे ही हीरे निकल आए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीक होते हैं, लेकिन आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ भी टिमटिमाहित अन्य से अलग है। अगर आप ध्यान से जब उन चमकदार वस्तुओं को देखते हैं तो कुछ ऐसे चमकते हैं, बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं, कुछ अन्य से मतलब कुछ एक दूसरे से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ध्यान से देखेंगे तब। ठीक है, बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। बिना किसी टिमटिमाहट के किसके आकार के चमकते हैं, चंद्रमा के समान चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बोला जा रहा है इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। वास्तव में सत्य बात है, जब छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं दिखाई देती हैं उसके साथ साथ हमें चंद्रमा भी दिखाई देता है। अब वो जो चमकदार बिंदु हैं वो हमारे क्या है, तारे। ठीक है, यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो चंद्रमा होता है इसका निश्चित आकार नहीं होता है, ये अलग अलग समय पर अपना अलग अलग आकार क्या करता है, प्रदर्शित करता है, स्थितियों में दिखाई देता है। कभी संपूर्ण देखेंगे आप चाँद को, कभी संपूर्ण आपको चाँद देखेंगे, संपूर्ण चाँद रहेगा, कभी आपको ऐसे हल्का दिखेगा। ठीक है, कभी आपका टोटल इतना दिखेगा। ठीक है दोस्तों, आपका ये वही बोला रहा है, समय समय पे इनका मतलब आकार क्या होता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, अब बात किया जा रहा है कि आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो चंद्रमा होता है आपका पूर्ण, आप इसे 1 महीने के बाद ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा रात होती है। जिस दिन आप संपूर्ण चाँद को देख जाएंगे तो वो आपकी कौन सी रात होगी, पूर्णिमा की रात होगी। ठीक है,
15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इस चंद्रमा को फिर संपूर्ण नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। यह जो आपकी नया बोला जा रहा है कि यह नए चंद्रमा की रात्रि होती है या अमावस्या की रात होती है। ये आपको ध्यान देना, इस पे आप लोग अगर बुक लिए हो तो इस पे आप हाईलाइटिंग कर लेंगे। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। वास्तव में अगर आपका जो आकाश है, अगर भैया बादल वगैरह नहीं घिरे हैं तो आप इसका अवलोकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। वास्तव में सत्य बात है कि हम लोग दिन में चंद्रमा और छोटी छोटी चमकदार बिंदुओं, जिसे हम तारा कह रहे हैं, तारे को हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं, ये क्वेश्चन आपका बनता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम नहीं देख पाते हैं। वास्तव में जो सूर्य की प्रकाश है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण हमें दिन में चंद्रमा और तारे दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, इसके बाद सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलिक पिंड कहते हैं। कहा जा रहा है कि जो सूर्य और चंद्रमा, ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो आसमान में भी चमकती हैं, सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है और साथ साथ आपके जो तारे होते हैं ये भी चमकते हैं। तो चमकने वाले आसमान में जितनी भी वस्तु हैं उन्हें खगोलिक पिंड कहा जाता है। अब बोला जा रहा है कुछ खगोलिक पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। जो खगोलिक पिंड होते हैं कुछ बड़े होते हैं, कुछ गर्म वाले होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। जो आपके खगोलिक पिंड होते हैं ये किससे बने होते हैं दोस्तों? गैसों से बने होते हैं। ठीक, इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। जो आपके खगोलिक पिंड होते हैं इनका अपना स्वयं का क्या होता है? ऊष्मा होता है और साथ साथ स्वयं का क्या होता है भैया? प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। मतलब जिसे वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित का मतलब भैया बहाते हैं, उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं अपने प्रकाश को। ठीक, इन खगोलिक पिंडों को तारा कहते हैं। मतलब आपको जो एक खगोलिक पिंड है उन्हें क्या कहता है? कहा जाता है तारा कहा जाता है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आपका सूर्य भी है ये भी एक आपका क्या है दोस्तों? तारा है। ठीक है, सूर्य आपका क्वेश्चन बन सकता है सूर्य क्या है? तो सूर्य आपका एक क्या है भैया? तारा है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पर बात करते हैं। बोला जा रहा है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। वास्तव में सत्य बात है कि रात के जब समय चमकते हुए अनगिनत का मतलब भैया जो जिससे गणना न की जाए, तारे को हम लोग नहीं गिन सकते, तो सूर्य के समान ही है। वास्तव में सत्य बात है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। बात सत्य है कि हमें बहुत अधिक दूर होने के कारण, जो तारे हैं हमसे बहुत दूर हैं होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। जैसे सूर्य का प्रकाश हमें जब दिन के समय में जब लगता है तो हमें अगर ज़्यादा लगता है तो कहते हैं भैया हमारे शरीर पे बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। लेकिन जो चंद्रमा है या फिर तारे हैं उनका प्रकाश हमारे पर कम महसूस होता है। तो वही बोला जा रहा है ऐसा क्या होता है? उनका ऊष्मा हमें कम मिल पाता है। ऐसा क्या होता है? क्योंकि जो तारे होते हैं वह हमसे क्या है? बहुत दूर हैं। इसीलिए ये क्या करते हैं? बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। जो तारे हैं हमसे दूर है इसीलिए क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं। आगे देखिए, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से दिखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। वास्तव में सत्य बात है कि आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ वस्तु कुछ दूर से देखने पर, मतलब अगर किसी वस्तु को आप दूर से देखेंगे तो वह भैया छोटा दिखाई देता है। अगर उदाहरण की बात किया जाए तो जैसे आपका जहाज हुआ, जहाज इतना बड़ा होता है लेकिन हम लोग जब आसमान में देखते हैं, जब उड़ता हुआ फ्लाई करते हुए जब जाता रहता है तो हम लोग देखते हैं कि जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। लेकिन जहाँ अड्डा है उसका, जहाँ उतरते हैं हेलीकॉप्टर या फिर जहाज जहाँ लैंड करता है वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कितना बड़ा रहता है। तो वास्तव में दूर की वस्तुएं हमें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, ये बात सत्य है। ठीक, आगे देखिए, रात में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विधियों आकृतियों को देख सकते हैं। वास्तव में सत्य बात, रात के समय आसमान में
आसमान की ओर जब देखेंगे तो भैया तारे विभिन्न समूहों में क्या होते हैं भैया, बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। मतलब देखेंगे आप लोग तारे जो होते हैं कहीं मतलब समूह बनाकर रहते हैं तो उन्हें बोला जाता है नक्षत्र मंडल। ठीक, अर्सा मेजर या बिग वियर इसी प्रकार का एक क्या है, नक्षत्र मंडल है। मतलब आपके जो आपके अर्सा मेजर या बिग वियर इस प्रकार का क्या है, एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। मतलब यह जो आपके मतलब नक्षत्र मंडल है या बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं। ठीक, बोला जा रहा है सप्त ऋषि। सप्त ऋषि का मतलब होता है, सप्त का मतलब होता है सात और ऋषि का मतलब होता है संत। ठीक है दोस्तों, सप्त ऋषि इसीलिए इसका नाम रखा गया है। सप्त का मतलब सात और ऋषि का मतलब संत। यह 7 तारों का समूह है। जो आपका सप्त ऋषि है यह कितने का समूह है, 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का क्या है, एक भाग है। ठीक है, जो आपका सप्त ऋषि है यह अर्सा मेजर का क्या है, एक भाग है। ठीक है दोस्तों, आपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। ठीक है दोस्तों, आप आसपास पड़ोसी या मम्मी पापा से आप जब कहेंगे कि नक्षत्र मंडल के बारे में बताइए, आसमान में दिखाइए कैसे नक्षत्र मंडल है, तो आप लोग देख सकते हैं और स्वयं भी देख सकते हैं। जहाँ तारे इकट्ठे होते हैं, समूह में बनाकर रहते हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये आपके नक्षत्र मंडल है। और नहीं होगा तो एक दिन हम कोशिश करेंगे दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन मतलब यह पुराने समय में लोग जो रात्रि के समय, रात में भैया हम समझ नहीं पाते थे कि भैया कहाँ मतलब किस तरफ पूर्व है, किस तरफ भैया पश्चिम है, किस तरफ उत्तर है, किस तरफ दक्षिण है। तो लोग जो प्राचीन समय के लोग थे, उन्होंने रात्रि में दिशा को निर्धारण करने के लिए तारों की सहायता लेते थे। ठीक है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था। मतलब जो उत्तरी तारा होता था वो भैया उत्तरी दिशा को बताता था। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता था। ध्रुव तारा किधर पाया जाता है, आपका उत्तर की दिशा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जानते रहिएगा। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। मतलब जो आपका ध्रुव तारा होता है आसमान में एक ही जगह पर रहता है, स्थिर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। मतलब बोला जा रहा है हम सप्तऋषि का मतलब जो ही होता है, सप्त का मतलब 7 और ऋषि का मतलब संत। जहाँ 7 संत मतलब जहाँ 7 तारे समूह में रहेंगे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की क्या कर सकते हैं, स्थिति को भी जान सकते हैं कि आपका ध्रुव तारा है। बोला जा रहा है सप्त ऋषि मंडल के संकेत तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, इसे क्रियाकलाप हम कराएंगे। आगे देखिए, कुछ खगोलिक पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। जो कुछ खगोलिक पिंड होते हैं उसमें कुछ का तो ऊष्मा और प्रकाश स्वयं का होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। बात समझिएगा कि बोला जा रहा है वे तारे जो प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मतलब प्रकाश को मतलब अवशोषित करके तब वो भी चमकते हैं। जब प्रकाश उनके पर पड़ता है तब वो भी चमकते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेनेट माने होता है आपका ग्रह कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। बोलते हैं ना परिभ्रमण कर रहा है आप, मतलब आप घूम रहे हैं चारों ओर। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है जो आपका भैया ग्रह है इसे इंग्लिश में प्लेनेट कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा का मतलब प्लेनेटाई से शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भैया भ्रमण करना, मतलब घूमना। ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, मतलब जो आपका पृथ्वी है हम इस पर क्या रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक, एक क्या है आपका, एक ग्रह है। पृथ्वी आपका भी क्या है, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एक ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो आपका पृथ्वी है ये अपना संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा और प्रकाश किससे प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। ठीक है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, मतलब पृथ्वी का नज़दीक तारा आपका सूर्य है। ठीक है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से
जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती। मतलब जब जैसे आप बात किया जा रहा है, जैसे हम लोग पृथ्वी पर हैं तो चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसे ही अगर हम चंद्रमा पे जाकर अगर पृथ्वी को देखें तो हमारा पृथ्वी पर एक क्या होगा भैया, चमकता हुआ दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए हम लोग हमारा है कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक क्या है, आपका उपग्रह है। मतलब आपका बात किया जा रहा है कि जो आसमान में आपको चंद्रमा दिखाई देता है वो आपका क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर क्या करता है, यह चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। मतलब बोला जा रहा है हमारे पृथ्वी के समान, पृथ्वी के जैसा ही कितने भी 7 अन्य क्या है, ग्रह हैं, जिसे बोला जाता है सौर्य मंडल। जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। मतलब कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। वही बोला जा रहा है 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। मतलब वही बोला जा रहा है सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। मतलब जो 8 ग्रह हैं उनमें से कुछ के पास भी क्या होता है, पास में मतलब क्या होता है, चंद्रमा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल जो होता है वो आपका 8 ग्रहों का क्या है, एक समूह है। ठीक है, सौर मंडल में आपका भैया ध्यान दीजिए, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है, जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। ये आपके 8 ग्रह हैं। हम लोग कल अगली वीडियो में चर्चा करेंगे सौर मंडल पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग को पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिए कि अगर आपको 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी बुक आपको चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें और आपको हम अच्छे खासे बुक दिलवा देंगे और कम पेमेंट में। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।